हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट कैन परफॉर्म्ड बाय। अब पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी वन ट्यूब प्रोसीजर और ट्यूब प्रोसीजर दोनों के द्वारा जो होता है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब यदि हम कुम्स टेस्ट के बारे में यदि हम बात कर लें तो कुम्स टेस्ट का इस्तेमाल जो होता है वो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आता है। वो एंटीबॉडीज़ जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, उसके अगेंस्ट में वो एक्ट करता है। उस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कुम्स टेस्ट करते हैं। अब यदि हम बात कर लेते हैं, दो टाइप से कुम्स टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एंटीबॉडीज़ जो कि रेड ब्लड सेल के सरफेस से चिपके हुए होते हैं, वैसे एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। और यदि इनडायरेक्ट के बारे में बात किया जाए तो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो एंटीबॉडीज़ को देखने के लिए जो कि फ्लोट करते हैं ब्लड में, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड। अब पूछा जा रहा है एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर्ड कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर। आपको याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एफएफपी कैन बी प्रिजर्व्ड यूटिलाइज्ड टिल, यानी एफएफपी जो है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, कितने दिनों तक इसको यूटिलाइज करके रखा जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 ईयर, ठीक है। एफएफपी का मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। यदि ये पूछा जाता है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को फ्लेबोटॉमी के बाद कितने टाइम्स के अंदर उसको निकाल लेना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 24 आवर। यदि ऐसा पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 24 घंटे के अंदर जो होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को जो होता है सेपरेट कर लेना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। माल्टोज को यदि हाइड्रोलाइज किया जाए तो उसमें क्या हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो इसका प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज। यानी ये ग्लूकोज जो है यहाँ पे देख रहे हैं सारे में ग्लूकोज तो है, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिलेंगे, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्लीस्ट मार्कर फॉर कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। अब पूछा जा रहा है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के लिए अर्लीस्ट मार्कर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोनिन THS, ठीक है। तो ये ट्रोपोनिन THS जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे HS जो है वो हाई सेंसिटिविटी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ट्रोपोनिन T के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रोपोनिन T जो होता है ये ऐसे तो आपको याद रखना है ये ट्रोपोनिन जो है ये प्रोटीन का एक ग्रुप है जो कि हमारे स्केलेटन और हार्ट यानी कार्डियक मसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो रेगुलेट करते रहते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ये रेगुलेट करते हैं। और ये जो ट्रोपोनिन टेस्ट जो होता है वो मेज़र करता है कार्डियक जो स्पेसिफिक ट्रोपोनिन जो होते हैं ब्लड में उसको ये मेज़र करता है, ठीक है, जिससे ये पता चल सकता है कि हार्ट कहीं इंजर्ड तो नहीं है। यदि हार्ट इंजरी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली यदि हम ट्रोपोनिन के बारे में बात करें तो ये बहुत कम अमाउंट में अनडिटेक्टेबल होते हैं, ये ब्लड में डिटेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अनडिटेक्टेबल क्वांटिटीज़ में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यदि हार्ट मसल्स डैमेज होता है तो उस कंडीशन में ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे ब्लड में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द बैक्टीरिया विच इज़ मोटाइल विदाउट द फ्लैजिला इज़। अब पूछा जा रहा है वो बैक्टीरिया जो कि मोटाइल हैं, बिना फ्लैजिला के वो मूवमेंट शो करेंगे, तो वैसे बैक्टीरिया कौन से हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेपोनेमा प्लेडियम। ट्रेपोनेमा प्लेडियम जो होगा वो विदाउट फ्लैजिला वो मूव कर लेगा, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं और वो मोटाइल होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जो होता है वो ग्लाइडिंग मोटिलिटी शो करते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लाइडिंग मोटिलिटी होता है वो अचीव किया जाता है जो बॉडी के फ्लेक्सिबल होल सेल का जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट होगा उसके द्वारा अचीव किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर बैक्टीरिया टू। अब पूछा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट सोर्स न्यूट्रिशन का जो बैक्टीरिया के लिए होता है वो कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेप्टोन्स। आपको याद रखने हैं पेप्टोन्स जो होता है वो जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन चाहिए होंगे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वो सारे पेप्टोन्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर प्राइमरी सिफिलिस। जो प्राइमरी सिफिलिस होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मंथ। अब यदि हम ऐसे बात कर लें तो कई जगह पे ये रेंज में जो होता है 14 to 21 डेज भी दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 14 से 21 दिन जो होता है ये भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड में आ जाएगा। और यदि हम बात कर लेते हैं इसके सिफिलिस के बारे में कि जो सिम्टम्स होगा प्राइमरी सिम्टम्स वो कैसा होगा, तो जो सोर होगा वहाँ पे बिल्कुल पेनलेस सोर होगा। ठीक है, ओपन सोर होगा और पेनलेस होगा। या तो और ये पोजीशन कहाँ पे जो जेनेटियल्स एरियाज़ होंगे वहाँ पे अल्सर होंगे। ठीक है, स्किन पे या रेक्टम में हो सकता है ये चीज़। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और इसको इसको हीलिंग होने में कम से कम 3 से 6 हफ्ते लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड इन टाइफाइड। जो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होगा उसका रेंज कितना होना चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 to 21 डेज। आपको याद रखना है 3 से 21 दिन जो है इसमें वो इंक्यूबेट कर जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है अब उसे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर्ड ओरल पोलियो वैक्सीन विच इज़ यूज्ड नाउअडेज। यानी इन दोनों जो अभी के दिन में जो इस्तेमाल होता है ओरल पोलियो वैक्सीन का वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेविन। कई जगह आपने सेविन और सॉल्व दोनों को साथ में ही सुना होगा, तो सेविन सॉल्व इसलिए साथ में होता है दोनों ने ही पोलियो के वैक्सीन को ही खोजा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अंतर है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन है और एक IPV है, तो ये जो है ये डिफरेंस है इसका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपके लिए जो आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके उसके लिए काफ़ी मददगार ये साबित होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।